हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 MCQs अलग अलग यूनिट के, अलग अलग टॉपिक के। मध्य प्रदेश के हम सारे डायमेंशन कवर कर रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे पॉलिटी का हो, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, सारे के सारे डायमेंशन हम कवर कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस मध्य प्रदेश पे इसलिए भी है क्योंकि MPPSC प्रीलिम्स में आपका सबसे ज्यादा वेटेज मध्य प्रदेश का है। तो हम सारी चीजें कवर करते देख चल रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको सारी चीजें ट्रिक के माध्यम से याद भी करवा रही हूँ, जिससे आपको लास्ट टाइम तक ये सारी चीजें याद रहे। नहीं तो बहुत सारे आपके पास फैक्ट हो जाएंगे तो लास्ट में पेपर में जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप मैक्सिमम चीजें छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से याद करिए, जिससे बहुत लंबे टाइम तक आप उसे दिमाग में रख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, रामनगर अभिलेख का संबंध किस रियासत से है? रामनगर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? गुर्जर, प्रतिहार, कलचुरी, सिंधिया, गोंड। आपको पता है रियासत, जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है वहां से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये रामनगर अभिलेख जो है ये आपका संबंधित है गोंड वंश से। ठीक है, गोंड वंश जिसकी स्थापना की थी यादव राव ने। ठीक है, तो ये आपके संस्थापक हो गए यादव राव। हम जो चीजें देखेंगे वो सारी चीजें इकट्ठा रिवीजन करते चलेंगे, क्योंकि हम रिवीजन ही कर रहे हैं तो मैक्सिमम चीजें हम रिवीजन करते चलेंगे। गोंड वंश के संस्थापक हो गए आपके यादव राव। रामनगर अभिलेख जो है वो रिलेटेड है गोंड वंश से। इसमें लिखा क्या हुआ है? रामनगर जो आपका अभिलेख है उसमें आपको रामनगर अभिलेख, ठीक है, रामनगर अभिलेख में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको 54 जो राजा हैं उनकी वंशावली मिलेगी, कि मतलब आपके जो गोंड राजा हैं यादव राव से लेकर हृदय शाह तक जो आपके 54 राजा हैं उनके बारे में लिखा हुआ है रामनगर अभिलेख में। तो याद रखिएगा रामनगर अभिलेख रिलेटेड किससे है? गोंड वंश से रिलेटेड है। गोंड वंश के संस्थापक हो गए आपके यादव राव। और आपको पता है संग्राम शाह के टाइम पे बहुत सारे आपको जो है दुर्ग के नाम मिलेंगे, है ना, तो दुर्ग के नाम भी याद रखना है। फिर दुर्गावती हो गई, दलपत शाह हो गए, ये सारे फिर वो कहाँ कहाँ अपनी राजधानी शिफ्ट करते हैं। तो जब आप गोंड वंश पढ़ेंगे तो यही मेन चीजें हैं, किसने कौन सी राजधानी शिफ्ट की, कौन सा अभिलेख है, फिर कौन से राजा के टाइम पे कौन सा दुर्ग था। तीन चार ही चीजें हैं कुल मिला के जो गोंड वंश से आपके क्वेश्चन में आती है। चलिए ये सारी चीजें हम देखते चलेंगे धीरे धीरे। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? वेयर इज द नेशनल बैंक नोट प्रेस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? आपको जो सिंपल कुछ क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैंने आपके MPPSC प्रीलिम्स 2000 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सारे PDF में, तो आपको बीच बीच में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही है। राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? याद रखिएगा ये स्थित है देवास में। ठीक है, ये स्थित है देवास में। इसकी जगह पे क्वेश्चन करेंसी पेपर मिल भी आ सकता है, करेंसी पेपर मिल। ठीक है, करेंसी पेपर मिल, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि करेंसी पेपर वाले जो मिल है वो कहाँ पे है? नर्मदापुरम में आपको मिलेगी सिक्योरिटी पेपर मिल। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल, सिक्योरिटी पेपर जो होता है उसकी मिल है यहाँ पे। और जो आपका नेपानगर है, नेपानगर बुरहानपुर, यहाँ पे आपको मिलेगा नेशनल न्यूज़पेपर मिल। ठीक है, या न्यूज़पेपर कारखाना। तो न्यूज़पेपर वाला जो पेपर है वो यहाँ पे बनेगा, करेंसी वाला जो पेपर है वो देवास में बनेगा, और सिक्योरिटी वाला जो पेपर है वो आपको नर्मदापुरम में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके मध्य प्रदेश, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें याद रखिएगा राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस ये देवास में है। नर्मदापुरम, नर्मदा जी हमारी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी करती हैं। देवास में हो गया आपके पैसे, देवों के पास पैसे होते हैं बहुत सारे। देवास का हमेशा हम क्या बनाते हैं? देव, जो आपके देवगण है ना वो, तो देवों के पास बहुत सारा पैसा होता है तो बहुत सारी करेंसी होती है। ठीक है, फिर सिक्योरिटी कौन देता है? हमारी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश को सिक्योरिटी दे रही है। नेपानगर, नेपा का आप नेता भी कर सकते हैं, नेता जो है वो न्यूज में बने रहते हैं, तो नेता हमारे हमेशा न्यूज में बने रहते हैं, तो आपका हो गया नेशनल न्यूज़पेपर मिल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर लोकेटेड? ये भी आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी। तो ये आपका है अनूपपुर। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपके, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। मतलब कुछ आपको भी पता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं प्रीलिम्स में जो बहुत इजी रहते हैं, जो सबसे बन जाते हैं। उसमें से कुछ ही क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो काफी डीप होते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनूपपुर। अनूपपुर में भी अगर हम प्लेस की बात करें तो प्लेस कौन सा हो गया? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। अगर पर्वत की बात करें तो पर्वत कौन सा है? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत है किसका भाग? तो ये है सतपुड़ा, सतपुड़ा श्रेणी का। ठीक है, अमरकंटक की हाइट देखें तो ये हो गई 1065 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहां से ये नर्मदा जो बहती है तो वो कहाँ, मतलब नर्मदा नदी जो बहती है तो याद रखिएगा वो दो पहाड़ों के बीच बहती है। ऊपर साइड आपको मिलेगा विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, नीचे मिलेगा सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो जो बीच वाली जगह है जहां से नर्मदा बहती है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, मतलब रिफ्ट वैली। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली से बहती है। फिर याद रखिएगा भ्रंश घाटी नर्मदा आपको दिख रही है पूर्व में, ओरिजिन है अमरकंटक के पास, बहते बहते जा रही है पश्चिम में। फिर इसका मुहाना कहाँ पे है? मुहाना, मुहाना मिलेगा आपको खंभात की खाड़ी, अरब सागर। ठीक है, खंभात की खाड़ी, अरब सागर। अगर मैप में देखें इंडिया के तो यहाँ कहीं से आएगी और जाते 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 यहाँ गिर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपकी हो गई नर्मदा रिवर। ठीक है, फिर याद रखिएगा खंभात की खाड़ी में गिर गई। इसके साथ साथ ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे नदियां या तो डेल्टा बनाती हैं या एस्चुरी बनाती हैं। तो जो आपकी ये नर्मदा घाटी है ना, नर्मदा आपकी जो नदी है ये बनाती है एस्चुरी। तो ये भी याद रखिएगा, वो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा और एस्चुरी में फर्क क्या होता है ये हम सारी डिटेल पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। बस इसमें याद रखिए कि एस्चुरी मतलब यहाँ पे सीधे जाके ये समुद्र में गिर जाती है। वो जितना भी ये जो रिफ्ट वैली है वहां की जो आपकी रॉक है वो बहुत सॉलिड है, ऊपर से रिफ्ट वैली मतलब पहले से धंसा हुआ है। तो नर्मदा नदी जब बहती है तो वहां से एक भी कंकड़ पत्थर या छोटे छोटे जो आपकी मिट्टी के कण हैं वो सब बहा के साथ में नहीं ले जाती। तो जब वो गिरती है खंभात की खाड़ी में तो वहां पे क्या होता है? सेडिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एस्चुरी। और अगर सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर वो बनाता है डेल्टा। डेल्टा जैसे आपकी नर्मदा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लंबाई और देख लेते हैं। इसकी लंबाई टोटल है 13-12 किलोमीटर। ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश में बात करें कि मध्य प्रदेश में कितनी है तो ये है 1077 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 13-12 किलोमीटर पूरी टोटल की बात करें तो, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। इसके साथ ही बहुत सारी नर्मदा नदी की 41 टोटल सहायक नदियां हैं। ठीक है, और सारी चीजें अब मतलब बहुत बढ़ जाएगा अगर मैं बहुत डिटेल में जाऊंगी तो ये सारा रिवीजन आप करते रहिएगा साथ में। जैसे ही नर्मदा नदी का आता है कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ऊपर से कौन आ रही है, मतलब दाएं से कौन आ रही है, बाएं से कौन आ रही है, सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे? हु वॉज नॉट द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? ये भी आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। सरला अग्रवाल, केसी रेड्डी, सत्यनारायण सिंह और आपके गोविंद नारायण सिंह। याद रखिएगा हम राज्यपाल की बात कर रहे हैं। सरला अग्रवाल तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, रेड्डी जी भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, सत्यनारायण सिंह का हमने देखा था कि राज्यपाल जो आपका राष्ट्रपति शासन था पहली बार इन्हीं के टाइम पे लगा है। ये हो गया आपका आंसर गोविंद नारायण सिंह। याद रखिएगा ये क्या थे? ये थे मुख्यमंत्री, ये सीएम बने थे। और इनके बारे में भी हम कई बार देख चुके हैं कि ये संविद सरकार के टाइम पे थे। ये ऐसे नेता थे जो मतलब ऐसे सीएम थे जो सदन के नेता नहीं थे। ठीक है, जो सदन के नेता नहीं थे। इनके टाइम पे सदन की नेता कौन बनी थी? तो वो बनी थी विजया राजे सिंधिया जी। ठीक है, विजया राजे सिंधिया जी क्या थी? सदन की नेता। ये याद रखिएगा।
तो गोविंद नारायण सिंह पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं जो खुद सदन के नेता नहीं थे। इनके टाइम पे विजया राजे सिंधिया जी क्या थी, सदन की नेता थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, वेयर इज रूप सिंह स्टेडियम लोकेटेड। तो याद रखिएगा रूप सिंह स्टेडियम आपको मिलेगा ग्वालियर में। ग्वालियर में कहाँ ये स्थित है, मतलब रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है, दूधिया रोशनी वाला है, रात को भी मैच हो सकते हैं। इसके अलावा सचिन ने यहाँ पे पहला अपना 200 दोहरा शतक बनाया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये हो गया आपका रूप सिंह। इंदौर में एक तो आपको मिलेगा अभय स्टेडियम। ठीक है, अभय स्टेडियम, एक मिलेगा होलकर स्टेडियम, एक मिलेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, इंदौर में। भोपाल में एक तो मिलेगा तात्या टोपे स्टेडियम और उसके अलावा एक मिलेगा ऐशबाग स्टेडियम। ठीक है, और जबलपुर में आपको मिल जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम। तो याद रखिएगा ग्वालियर जो है रूप सिंह से रिलेटेड हो गया। ग्वालियर में रूप बहुत अच्छा रहता है लोगों का, तो ग्वालियर वाले बहुत सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं, रूप स्टेडियम। फिर इंदौर में याद रखिएगा होलकर तो हमें याद ही रहता है, जवाहरलाल नेहरू अभय इंदौर। तो याद रखिएगा अभय इंदौर में रहता है और जवाहरलाल नेहरू को बहुत मानता है। तो अभय नाम का एक छोटा सा बच्चा है जो कि इंदौर में रहता है और जवाहरलाल नेहरू को बहुत मानता है। तो या फिर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाके खेलता है। अभय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलता है और इंदौर में रहता है। तो ये हो गया इंदौर। भोपाल में आपको पता है तात्या टोपे टीटी नगर। ठीक है, तो तात्या टोपे जो भोपाल में है। उसके अलावा ऐशबाग, भोपाल वाले बहुत ऐश करते हैं अपने जीवन में। ठीक है, या फिर तात्या टोपे ने अपने जीवन में ऐश नहीं किया, वो भोपाल घूमते रहे पूरे टाइम। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि तात्या टोपे ऐश नहीं कर पाए, भोपाल घूमते रह गए पूरे टाइम क्योंकि अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे 1857 का। फिर जबलपुर में हो गया पंडित रविशंकर शुक्ला जी जबलपुर में अब खेलने जाया करते थे। ठीक है, तो क्योंकि खेल इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि स्टेडियम भी तो याद आना चाहिए कि हम अभय की बात कर रहे हैं। तो किससे अभय खेलने जाता था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है, कहाँ का, इंदौर का। तो ऐसे हमें रिलेट करना है। ठीक है, एक दो बार जैसे ही दिमाग में चलाएंगे आपकी वो चीजें फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। भोपाल में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संस्था पर स्थित है। नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइन आर्ट इज सिचुएटेड इन भोपाल। ठीक है, तो ये फाइन आर्ट के लिए, फाइन आर्ट आपके ललित कला के लिए। ठीक है, ललित कला के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है भोपाल में, मानव संग्रहालय, हिंदी भवन, मानस भवन, भारत भवन। याद रखिएगा ये है आपका भारत भवन। ठीक है, सीधी बात है, ये तो आपका संग्रहालय हो गया, हिंदी भवन, मानस भवन, ये सारे आपके भवन हो गए। ठीक है, यहाँ पे भारत भवन जो है, भारत भवन आपका रिलेटेड है किससे, अलग अलग आर्ट्स से। जैसे फाइन आर्ट हो गया आपका, उसके अलावा आपको पता है अलग थिएटर के लिए भी है वहां पे। तो भारत भवन बना कब है, याद रखिएगा 1982 में बना है। बनाया किसने है, तो वास्तुकार, याद रखिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। ठीक है, चार्ल्स कोरिया जी थे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे आगा खां अवार्ड मिला है, जो आपके वास्तुकला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। आगा खां अवार्ड ये मिला है किसको, भारत भवन को। ठीक है, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया को मिला है भारत भवन के लिए। ठीक है, फिर ये याद रखिएगा यहाँ पे आपको भारत भवन के 6 अंग हैं, अलग अलग 6 अंग हैं अलग अलग चीजों के लिए। जैसे कि हो गया आपका एक तो हो गया रंगमंडल, ठीक है, एक हो गया वागार्थ, एक हो गया अनहद। ये अलग अलग चीजों के लिए है, थिएटर के लिए है, ललित फाइन आर्ट के लिए है। ठीक है, फिर हो गया रूपंकर। आपका जो रूपंकर है वो है ललित कला के लिए। याद रखिएगा ललित कला के लिए जो आपका भारत भवन का एरिया है वो कहलाता है रूपंकर। ठीक है, फिर इसके अलावा हो गया आकार और इसके अलावा छवि। ठीक है, तो देखिए आपके भारत भवन के 6 अंग हैं अलग अलग आर्ट्स के लिए। ठीक है, और फाइन आर्ट का जो है वो कहलाता है रूपंकर। फिर रंगमंडल, वागार्थ, अनहद, आकार और छवि, ये अलग अलग आर्ट्स से संबंधित आपकी क्या बोलेंगे कॉरिडोर्स हैं, बिल्डिंग्स है, कहाँ पे, भारत भवन में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
और वैसे भी वहां पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि ये भोपाल में है। अच्छा, मैं जो भी चीजें बताती हूँ इसको घुमा के दूसरा क्वेश्चन भी बना सकता है कि भारत भवन कहाँ स्थित है, भोपाल में है, कब बना है, वास्तुकार कौन थे, आगा खां अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है, 6 अंग में से कोई अंग दे दे कि इनमें से कौन सा भारत भवन का अंग नहीं है। तो जितने भी ये एक्स्ट्रा चीजें हैं इनसे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जरूर ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखिएगा कि कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब की थी? When did मध्य प्रदेश स्टार्टेड नेशनल महात्मा गांधी अवार्ड? ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, याद करिए रखिएगा कब स्टार्ट हुआ है, 1995। अगर आपका कोई फ्रेंड 1995 में पैदा हुआ है तो वो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि उसके टाइम पे महात्मा गांधी पुरस्कार देना चालू किया मध्य प्रदेश ने। ठीक है, 1995। याद रखिएगा सबसे बड़ा पुरस्कार है, मतलब इसकी जो राशि है वो सबसे ज्यादा है। कितनी है? 20 लाख। अभी 2022 में ही चेंज हुआ है, 10 लाख से 20 लाख किया हमने। तो 20 लाख क्या है, इसकी राशि दी जाती है। लास्ट टाइम जो मिला था 2021 में, मतलब लास्ट टाइम राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। ठीक है, तो जोधपुर में जो हम विज्ञान में विकास कर रहे थे उसको दिया गया था महात्मा गांधी पुरस्कार। 20 लाख उसकी राशि है। 1995 में स्टार्ट हुआ है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पुरस्कार हम गांधी जी के नाम पे देते हैं। और ईयर याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मैंने आपको बताया एक्टर एक्ट्रेस आपको जो भी पता है आप सर्च करिए कि वो पैदा कब हुए हैं, फिर उनसे रिलेट करिए कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। 1995 तो आपको आराम से मिल जाएगा कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो 1995 में पैदा हुआ है आपके घर परिवार में ही, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि उसके टाइम पे जैसे मतलब उसने महात्मा गांधी को अवार्ड दिया या उसे महात्मा गांधी अवार्ड मिला है, ऐसा कुछ करके आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे ही आप इमेजिन कर लेंगे आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज चंद्रशेखर आजाद बोर्न? ठीक है, आपको पता है कि ये पहले जब तक आजाद नहीं हुए थे जब तक आपका झाबुआ अलीराजपुर एक साथ था तो झाबुआ में आता था, फिर विभाजन हो गया तो अलीराजपुर में आने लग गया। अलीराजपुर में भी भाबरा गांव था जिसका हमने नाम अब क्या कर दिया है, चंद्रशेखर आजाद नगर। ठीक है, अब हमने उसका नाम चेंज करके चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया है। तो यहाँ पैदा हुए थे, कब हुए थे? 1906 में। फिर इनकी मृत्यु हुई थी 1931 में। कहाँ पे? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, या इसको लिखिए प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। आपको पता है कि चारों तरफ से जब अंग्रेजों ने घेर लिया था तो इन्होंने खुद को फिर गोली मार ली थी। और इनका अगर देखें कि अभी के टाइम पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो चंद्रशेखर आजाद, इनके नाम पे चंद्रशेखर आजाद परियोजना है एक। याद करिए, मैं बता चुकी हूं आपको, एक परियोजना है। परियोजना किस नदी पे है? ये है हथनी नदी पे। हथनी। तो इमेजिन करने के लिए क्या कर सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद जो थे वो हाथी की तरह विशाल थे और स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, तो हथनी नदी पे है। हथनी नदी पे चंद्रशेखर आजाद परियोजना का आपको एक और नाम मिल सकता है, जोबट परियोजना। जोबट परियोजना। ठीक है, हथनी नदी ये है कहाँ पे? सीधी बात है, अलीराजपुर में ही मिलेगा आपको। उसके अलावा ये हथनी नदी का अगर बात करें तो ये नर्मदा नदी की सहायक है। ठीक है, तो नर्मदा नदी की सहायक हथनी नदी, उस पे आपका प्रोजेक्ट मिलेगा चंद्रशेखर आजाद परियोजना। उसका एक और नाम मिल सकता है जोबट परियोजना। तो ऑप्शन में आप देखेंगे कि कभी कभी जोबट भी दे सकता है। उसके अलावा 1906 में ये पैदा हुए थे कहाँ? चंद्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर। मृत्यु हुई इनकी 1931 अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद हमारे यहाँ की फेमस पर्सनालिटी में से एक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश भारत में सबसे लंबी नदियों में नर्मदा नदी का स्थान कौन सा है? अमंग द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया व्हाट इज द प्लेस ऑफ नर्मदा रिवर? ठीक है, हम अभी क्या कर रहे हैं, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, लेकिन बात करें भारत में तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा सबसे पहली तो है आपकी गंगा नदी। ठीक है, गंगा कितनी है? ये है 25 किलोमीटर। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है गंगा के बाद गोदावरी।
1465 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे आती है कृष्णा, थर्ड नंबर पे आती है कृष्णा, ये है 1400 किलोमीटर। फोर्थ नंबर पे आती है आपकी यमुना, यमुना हो गई 1376 किलोमीटर। फिर आती है आपकी 5वें नंबर पे जाके आती है नर्मदा, नर्मदा 1312 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा नर्मदा का कौन सा स्थान है, तो ये है 5वां। ठीक है, 5th नंबर पे आती है। और आपको पांचों याद रखनी है। गंगा, मतलब अगर मैप की बात करें, ठीक है, मैप की बात करें तो ये हो गई आपकी गंगा। ठीक है, फिर यहां से मतलब एक ही है गंगा जो आपकी सबसे बड़ी है, फिर आपकी दक्षिण वाली है, फिर हो गई गोदावरी, फिर कृष्णा, कृष्णा के बाद फिर आपकी आती है यमुना। तो ठीक है, फिर यहाँ पे एक तो जाएगी गंगा, एक जाएगी फिर यमुना। ठीक है, फिर यहाँ पे ये गोदावरी, कृष्णा, उसके बाद फिर यहाँ उल्टे साइड आती है नर्मदा, 5वें नंबर पे है। याद रखिएगा किलोमीटर के साथ 25 25 1465 4, फिर 1400 किलोमीटर, फिर 1376 किलोमीटर, और ये 1312 किलोमीटर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ज्योग्राफी के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड इन, याद रखिएगा ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये हुआ था 1965 में। ठीक है, 1965 में अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस पैदा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो याद रखिएगा 1964 में नेहरू जी की डेथ हुई थी, तो 1964 के बाद 1965, ठीक है, तो नेहरू जी की डेथ के बाद हमने क्या बनाया, औद्योगिक विकास निगम, उद्योगों का हमें विकास भी करना था, तो 1965, या फिर आप अगर किसी और से रिलेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। ईयर याद करना, ईयर में हमेशा ऐसा होता है कि लास्ट टाइम में अगर आपने उसको बहुत बार रिवाइज नहीं किया है तो वो थोड़ा मिस्टेक कर देता है, इसलिए अगर आप रिलेट नहीं कर रहे किसी चीज से तो ज्यादा से ज्यादा बार उसको मतलब रिवाइज करिए। सामने आप जो छोटे छोटे पेपर्स हैं उनमें लिख के रख लीजिए, जिससे वो बार बार आप उसको देखें और रिवाइज करें, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में बना रहे। किस राजा के सिक्कों पर देवनागरी के साथ तेलुगु लिपि का भी अंकन था? Which king's coin had Telugu script along with देवनागरी? राजा भोज, संग्राम शाह, वीर सिंह देव बुंदेला, यशवंत राव होलकर। इसका सही आंसर है संग्राम शाह। संग्राम शाह जो थे आपके गोंड वंश के सब पहले प्रतापी राजा थे। ठीक है, तो ये गोंड राजा थे, इनके टाइम पे 52 गढ़ जो थे इनके अंडर में थे। याद रखिएगा जो गोंड हैं, गोंड ऐसा माना जाता है, अलग अलग इतिहासकारों का मानना है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ से है। ठीक है, जो आपकी द्रविड़ीय जाति के होते हैं लोग, उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि इनका थोड़ी शारीरिक बनावट ऐसी है। उसके अलावा इनकी जो लैंग्वेज है थोड़ा थोड़ा टच करती है किसके साथ, साउथ इंडियन के साथ, है ना। तो कुछ मानते हैं कि ये जो गोंड हैं वो एक्चुअल में आंध्र प्रदेश के आसपास के हैं, मतलब जो उनका ओरिजिनल स्थान है आंध्र प्रदेश के आसपास वाला है। और इसके साथ ही संग्राम शाह ने अपने जो सिक्के बनवाए थे उसमें देवनागरी के साथ साथ तेलुगु लिपि का उपयोग कर लिया। इससे भी बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि इनकी जो मतलब इनका जो संपर्क था वो जरूर साउथ इंडिया से था, इसलिए तो ऐसा किया संग्राम शाह ने। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। गोंड वंश जो है आपका, उसका माना जाता है रिलेशन साउथ इंडिया के साथ, ठीक है, द्रविड़ियन के साथ, द्रविड़ लोगों के साथ। तो इसीलिए इसके अलावा संग्राम शाह ने क्या करवाया था, अपने सिक्के में देवनागरी के अलावा तेलुगु लिपि भी अंकित करवाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है? ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो सिंपल क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं वो प्रीवियस ईयर वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिंपल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ, ये किसमें है, दाल, कपास, सोयाबीन, गेहूं। याद रखिएगा हम किसमें टॉप पे हैं, हम सोयाबीन में टॉप पे हैं। ठीक है, सोयाबीन भी कौन से वाले में एरिया, कौन से एरिया में होगा, ये होगा काली मिट्टी वाले एरिया में। और आपका काली मिट्टी वाला एरिया कौन सा है? काली मिट्टी वाला एरिया है पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप वाला इलाका। और दक्कन ट्रैप आपको कहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा पश्चिमी इलाके में। तो ये पश्चिमी इलाका आपका जो है ये पूरा का पूरा कैसा है, ये है आपका दक्कन वाला। ठीक है,
ये पूरा आपका पश्चिमी इलाका मालवा हो गया, सतपुड़ा का हो गया, विंध्याचल का पूरा पश्चिमी इलाका दक्कन ट्रैप का है। दक्कन ट्रैप से आपको मिलेगी काली मिट्टी, उसी काली मिट्टी में होता है सोयाबीन, मतलब सोयाबीन के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कपास के लिए भी आपको काली मिट्टी बहुत जरूरी है। तो कपास वाला जो एरिया है वो भी आपका पश्चिम एरिया है, मतलब यहीं आपको सोयाबीन मिलेगा, यहीं आपको कपास मिलेगा, यहीं आपको मूंगफली मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जो कपास वाला एरिया है, तो आपको पता है कि 2 जिले जो हैं खंडवा खरगोन, ये फेमस है किसके लिए? कपास उत्पादन के लिए। ठीक है, गेहूं तो आपको अभी पता है सीहोर, नर्मदापुरम, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है ये गेहूं के लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, मालवा, वैसे गेहूं की डलिया कहते हैं मालवा को, लेकिन अगर जिलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा हो गया आपका नर्मदापुरम, उसके बाद सीहोर, इन सारे इलाकों में अच्छा खासा उत्पादन होता है। सीहोर का सरबती गेहूं किसमें GI टैग में शामिल हो गया। तो हम जितना ये सब सारी चीजें हम क्या करते आए हैं, अभी तक रिवाइज करते आए हैं, तो ये भी सारी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो किसी में। आगे देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान है, द बर्थ प्लेस ऑफ भवानी प्रसाद मिश्र इज भवानी, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये इनका जन्म हुआ है नर्मदापुरम में। ठीक है, नर्मदापुरम टिगरिया गांव, टिगरिया गांव के नर्मदापुरम में। अब इतना डिटेल में नहीं जाएगा, ये बस पूछेगा कि किस जिले में हुआ है, तो याद रखिएगा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद का तो आप सीधे दुर्गा जी से करिएगा, जय भवानी। ठीक है, तो जय भवानी कहाँ है? नर्मदापुरम में। भवानी जी आती थी स्नान करने, तो नर्मदापुरम में स्नान करती थी भवानी जी। फिर इनकी रचनाएं कुछ देख लीजिए, बुनी हुई रस्सी, ठीक है, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, फिर चकित है दुख, ये जो है इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, जय भवानी आप जैसे करेंगे, दुर्गा जी इमेजिन होंगी, दुर्गा जी से फिर याद रखिएगा कि दुर्गा जी के पास जो है एक बुनी हुई रस्सी रखी हुई थी। दुर्गा जी को हम गीत गाकर सुनाते थे, जैसे आप जानते हैं ना कि जब अभी दशहरा के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, दुर्गा जी के लिए गीत गा रहे थे। ठीक है, तो गीत गा रहे थे, फिर जब वो दुर्गा जी हम पे प्रसन्न होंगी, भवानी जो हम पे प्रसन्न होंगी, तो क्या होंगे, हमारे सारे दुख हर लेंगी। तो गीत फरोश, चकित है दुख, दुख हमने ले लिया, उसके अलावा बुनी हुई रस्सी का रस्सी ले लिया, उनके आसपास रस्सी हमने बांध दी है, फिर हम उनके लिए गीत गा रहे हैं, और फिर उन्होंने हमारे सारे दुख हर लिए। तो जय भवानी, तो ये हो गया आपका भवानी प्रसाद मिश्र। नर्मदा नदी में हम नर्मदा नदी से पानी लाके उनको स्नान करवाते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नर्मदापुरम से संबंधित है भवानी प्रसाद मिश्र। याद रखिएगा, नर्मदापुरम से आपको 1-2 और मिलेंगे मेन लोग जो पैदा हुए हैं। एक तो हो गया आपका माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी जी भी यहीं पैदा हुए हैं नर्मदापुरम में। इसके अलावा आपको मिलेंगे भवानी प्रसाद मिश्र, और एक मिलेंगे हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो ये शंकर जी हो गए, उसके अलावा भवानी तो दुर्गा जी हो गई, और ये माखनलाल याद रखिएगा। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई और भवानी प्रसाद मिश्र, ये सारे के सारे आपको कहाँ के हैं? ये सारे के सारे नर्मदापुरम के हैं, याद रखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की हमने रचनाएं पढ़ ली, बुनी हुई रस्सी नर्मदा जी आपके भवानी जी के आसपास थी, फिर हमने उनके लिए गीत गाया, गीत फरोश, फिर उन्होंने हमारे सारे दुख हर लिए, तो चकित है दुख। ठीक है, 2-3 बार आप ऐसे करके रिलेट करेंगे, पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर? कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? आपको पता है टोटल 41 है। ठीक है, तो 41 में से हमें सारी की सारी नहीं याद रखनी, लेकिन मेन जरूर याद रखनी है। जैसे हथनी, हथनी तो अभी हम पढ़ चुके हैं, चंद्रशेखर आजाद परियोजना, फिर गोई, जोहिला, कुंडा। याद रखिएगा इसमें से कौन सी नहीं है, ये नहीं है आपकी जोहिला। जोहिला को आप जाहिल भी कर सकते हैं। जाहिल गवार कौन नहीं है? नर्मदा जी जाहिल गवार बिल्कुल नहीं है। जोहिला है सोन की सहायक नदी। ठीक है, तो अपनी जो सोनी है ना, सोना है, सोनी है, या फिर सोनू है, जो भी है, सोनू, आप सोन नदी को किसी से भी रिलेट करिए, जो अपनी सोनू है वो बहुत जोहिला का बना सकते हैं, जाहिल गवार है। ठीक है, तो अपनी सोनू जो है वो बहुत जाहिल गवार है। अच्छा, ऑफेंसिव नहीं होना है किसी को, मैं ये सब रिलेट करने के लिए, मतलब आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। तो ये नहीं अगर कोई सोनू नाम का अगर देख रहा हो तो वो बोले कि ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। ठीक है, पर्सनल नहीं लेना है किसी को। कुंडा नदी और गोई और हथनी, ये सब आपकी नर्मदा नदी की सहायक हैं।
याद रखिएगा, एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ जो मेन में नदियां हैं उनको याद करने के लिए। यहाँ पे जैसे आपकी हो गई सबसे पहले तो हिरण, ठीक है, हिरण नदी। फिर एक हो गई आपकी कोलार, ठीक है, एक आपकी हो गई चोरल, एक हो गई आपकी मान, ठीक है, एक हो गई हथनी। ये आपकी हो गई कहाँ से, दाएं से आने वाली नदियां, सहायक नदियां। फिर एक हो गई आपकी थावर, फिर बंजर। ये मैं ऐसे लाइन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको नाम अलग अलग दिखे, ठीक है। फिर हो गया शेर, फिर शक्कर, फिर तवा, ठीक है। फिर एक हो गया आपका कुंडा, फिर कुंडा के बाद हो गया गोई, फिर ठीक है। ये आपकी मेन हो गई नदियां। रिलेट कैसे करना है, सबसे पहले लीजिए आप कहाँ वाली, ये ऊपर वाली नदियां लीजिए। ऊपर वाली नदियों में आपको एक, जैसे मैं बताऊंगी तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकती क्योंकि जगह कम है, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे एक हमें हिरण है, ये है ना। यहाँ पे हमें एक मिलता है चोर, चोरल का हो गया चोर। यहाँ पे हमें मिलता है चोर, चोर जो है वो कोल है ना, कोल चोर है, चोर कोल है, ऐसे आप रिलेट करिए। तो ये हो गया कोल जो कि चोर है, उसको क्या मिलता है, एक हिरण का बाल मिलता है। यहाँ पे बारना नहीं लिखा मैंने, बारना जो हो गया हिरण का बाल मिलता है। एक कोल चोर है जिसे हिरण का बाल मिलता है, लेकिन वो मान लेता है, लेकिन मानता क्या है, मान लेता है कि वो हाथी का बाल है, हाथी का बाल है, ठीक है। ये आपके देखिए पूरे आ जाएंगे, हिरण आ जाएगा, कोलार, कोलार से ये कोल ले लिया, चोरल का चोर, बारना का बाल मान लिया, हथनी का हाथी ले ही लिया, ठीक है। तो एक कोल है जो कि चोर है, उसको मिलता है हिरण का बाल, तो हिरण आपका हिरण हो गया, और क्या हो गया बारना, लेकिन वो मान लेता है, तो मान नदी हो गई। मान क्या लेता है कि वो हाथी का बाल है, मतलब हथनी नदी, ठीक है। तो ये आपके रिलेट हो गए पूरे ऊपर वाले, ठीक है। सबसे पहले उठाना है शेर, ठीक है। तो आपका एक शेर है जो कि बंजर में घूम रहा है, बंजर रेगिस्तान इलाके में घूम रहा है। तो एक शेर इमेजिन करना है जो कि बंजर रेगिस्तान वाले इलाके में घूम रहा है। तो थावर, थावर से बनाएंगे पावर, ठीक है। तो उसकी पावर कम हो गई क्योंकि बंजर वाले इलाके में पानी वानी कहीं मिल नहीं रहा। तो एक शेर है, तो क्या हो गया, यहाँ पे उसकी बंजर इलाके में घूम रहा है तो पावर कम हो गई, तो थावर हो गया। फिर उसे एक तवा दिखा, ठीक है, उसे एक तवा दिखा, तवा पे दिखी शक्कर, है ना, तवा पे दिखी शक्कर। यहाँ पे एक और आपको नदी मिलेगी सुक्ता, क्योंकि मैंने क्या किया है, वो एक कहानी पूरी इमेजिन कर ली है, तो मुझे पता है कि क्या क्या होगा, इसलिए नदी मिस भी हो जाती है अगर, तो आप कहानी से रिलेट कर सकते हैं। तो एक शेर है जो बंजर में घूम रहा है, उसकी पावर कम हो गई। फिर उसे एक तवा दिखा, तवा पे दिखी शक्कर, लेकिन शक्कर जो थी, ये जो शक्कर थी वो सूख गई थी, सूख गई थी, इसको रिलेट करेंगे सुक्ता से। जब वो सूख गई, शक्कर किसी काम की बची नहीं, तो शेर ने क्या किया, उसे कुंड में बहा दिया, बहा गोई, गोई भी याद करना कि बहा गई, ठीक है। तो शेर ने क्या किया, उसको कुंड में बहा गई, तो कुंड में बहा, कुंडा और गोई से हो गया बहा गोई, गई, ठीक है। तो रिलेट कर लीजिएगा ऐसे, एक चोर है जो कि कोल है, उसे मिलता है हिरण का बाल, हिरण बारना, लेकिन वो मान लेता है, तो मान नदी कि वो हाथी का बाल है, हथनी। तो ये सारे आपके रिलेट हो गए एक बार में। फिर होता है आपका नीचे वाले जितने भी हैं उन नदियों का। तो एक शेर है जो कि घूम रहा है बंजर में, शेर बंजर, उसकी पावर कम हो गई तो थावर, उसे एक तवे पे शक्कर दिखी तो तवा और शक्कर, लेकिन वो शक्कर सूख गई थी तो सुक्ता नदी। तो उसने क्या किया, उस शक्कर को उठा के बहा दिया कुंड में, तो कुंडा नदी, और बहा गोई, गई, तो शक्कर बह गई, मतलब यहाँ पे आ जाएगा गोई नदी, ठीक है। तो शक्कर बह गई क्योंकि कुंड में बहा दिया था। तो ये बहुत सारी नदियां हैं, और ये मैंने एक दो, मतलब ऐसे एक बार में नहीं आ गया पूरा का पूरा, मैंने कई बार उसको सोचा और एक कहानी बनाई, तब कहीं जाके ये पूरा एक साथ बना कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, इमेजिन कर लेंगे तो याद हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, अलग अलग लोगों का अलग अलग टैलेंट होता है ट्रिक बनाने का। मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि मैं एक कहानी बनाऊं, क्योंकि वो कहानी अगर मैं इमेजिन कर लूंगी तो मुझे बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी,
है ना। मैंने एक चोर देखा, चोर कोल है, वो क्या करता है, उसको हिरण का बाल मिलता है लेकिन वो मान लेता है कि वो हाथी का बाल है। तो मुझे ये कहानी याद रहेगी। अगर मैं इसी का शॉर्ट उठा लूं कि हाथी का हा उठा लूं या मान का माँ उठा लूं, फिर बार का बा उठा लूं, चोर का चा उठा लूं, हम बच, ऐसे करके भी मैं कुछ बना सकती हूँ। लेकिन वो क्या होता है कि वो मुझसे ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आता। मुझे एक कहानी चाहिए होती है, इसलिए मैं कहानी के पैटर्न में बनाती हूँ। अच्छा, ये जरूरी है कि आप मैसेज करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये चीजें समझ में आ रही कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, और मैं मोटिवेट हूं कि मुझे और ज्यादा अच्छे से काम करना है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे मुझे पता चले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं कि वहां पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा ट्रिक के साथ। तो मैं ज्यादा से ज्यादा जिससे और मोटिवेट हो जाऊं कि हाँ, बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चचाई जलप्रपात किस जिले में है? ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। चचाई वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये कहाँ पे मिलेगा आपको? ये मिलेगा रीवा में। तो एक चचाई मिल गया। चचाई किस नदी पे है? तो ये आप याद रखिएगा, चचाई आपके बीहड़ नदी पे है। ठीक है, बीहड़ नदी पे है। फिर एक आपको पूर्वा फॉल मिलेगा, पूर्वा वाटरफॉल, पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा, ये मिलेगा आपको टोंस नदी पे। फिर आपको एक मिलेगा महाना नदी पे, महाना नदी पे केवटी जलप्रपात। ठीक है, महाना नदी पे केवटी जलप्रपात। और एक मिलेगा बहुती किस पे मिलेगा? सेलर या औदा नदी पे। ठीक है, सेलर या औदा नदी। तो ये आपके फेमस जलप्रपात है। सारे के सारे आपको रीवा में मिलेंगे। तो याद रखिएगा, रीवा में छोटी छोटी नदी, मतलब सबसे जो मेन नदी है वो टोंस नदी, और फिर ये टोंस की सहायक नदियां हैं। टोंस में आपको मिल जाएगा पूर्वा जलप्रपात, फिर उसके बाद हो गया बीहड़ पे हो गया चचाई, फिर महाना हो गया केवटी, बहुती हो गया सेलर। ठीक है, याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं? देखिए, पूर्वा जो है, पूर्वा और टोंस है ना, तो पूर्वा नाम ही समझ में आ रहा, और टोन्स का आप कर सकते हैं टोन। तो मतलब जो पूर्वा की टोन है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात करती है। ये पूर्वा की टोन अच्छी नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर चचा आप कर सकते हैं चचाई से। जो चचा है, बीहड़ बहुत ही ज्यादा क्या है, बीहड़ टाइप का है ना, मतलब अच्छे से बात करते नहीं आता, तरीका नहीं है कोई सा, तो बीहड़ टाइप का है कौन? हमारा चचा। चचाई से आप चचा कर सकते हैं। फिर महाना से वही महान कौन है? केवटी का कर सकते हैं केवट। तो केवट महान था, वो रामायण वाला केवट जिसने नदी पार करवाई थी राम जी को। ठीक है, तो केवट हो गया आपका महान। फिर बहुती जो है वो क्या है? अच्छा सेलर है। सेलर मतलब जो बहुत अच्छा क्या करता है, जहाज है, शिप है, बहुत अच्छा उसको सेल करता है, तो वो सेलर हो गया। तो याद रखिए, बहुत ही अच्छा सेलर है, या उसका बहुत ही अच्छा औहदा है, वो बहुत अच्छे औहदे पे बैठा हुआ है। ठीक है, केवटी अपना महान हो गया, चचा अपना बीहड़ हो गया, और पूर्वा जो है उसकी टोन बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये सारे आपको रिलेट करने हैं, और सारे के सारे रीवा में हैं, तो ये ज्यादा दिक्कत करेगा नहीं। ठीक है, टोंस नदी की सहायक नदियां हैं, और सबसे ज्यादा जलप्रपात आपको मिलेगा रीवा में ही। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। संदीपनी आश्रम का संबंध किस जिले से है? संदीपनी आश्रम इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? याद रखिएगा, ये मिलेगा आपको उज्जैन में। हमारा जो उज्जैन है, पहले अवंती के नाम से था, ये बहुत टाइम से फेमस है। संदीपनी आश्रम जो है, यहाँ पे कृष्ण और सुदामा जी आते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, संदीपनी जी का आश्रम, मतलब ये सोचिए रामायण महाभारत सब में उज्जैन का जो है मिलता है हमें वर्णन। ठीक है, तो याद रखिएगा, संदीपनी आश्रम मिलेगा उज्जैन में, ये कृष्ण जी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिवपुरी में करेरा क्या है? व्हाट इज द करेरा इन शिवपुरी? पर्यावरण पर्यटन केंद्र, पुरातात्विक केंद्र, शिला चित्रकारी या आर्ट सेंटर। ठीक है, इन्वायरमेंटल टूरिज्म सेंटर, आर्कियोलॉजिकल सेंटर, रॉक कट केव और आपका आर्ट सेंटर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है, तो ये कुछ याद रखिएगा। शिवपुरी का करेरा जो है वो है पर्यावरण पर्यटन केंद्र। ठीक है, ये है आपका पर्यावरण पर्यटन केंद्र। इन्वायरमेंटल टूरिज्म सेंटर, ये क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य,
ये था आपका वन्य जीव अभयारण्य। अभी क्या हो गया है, वन्य जीव अभयारण्य था लेकिन अब हो गया है डी नोटिफाई। ठीक है, अब हो गया है डी नोटिफाई, मतलब हमने अभी इसको हटा दिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम संरक्षण कर रहे थे सोन चिड़िया का, सोन चिड़िया इंडियन बस्टर्ड, सोन चिड़िया का संरक्षण कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे ये दिखती नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिखती नहीं है सोन चिड़िया, तो हमने उस पूरे इलाके को डी नोटिफाई कर दिया है। तो शिवपुरी, करेरा, सोन चिड़िया का संरक्षण कर रहे थे, अब डी नोटिफाई कर दिया है। ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। आगे देखते हैं, पारसी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई? द ट्रेडिशन ऑफ विच स्पोर्ट स्टार्टेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पारसी क्लब। याद रखिएगा, पारसी लोगों को क्या पसंद था? पारसी लोगों को पसंद था क्रिकेट। तो मध्य प्रदेश में 1890 में बनता है पारसी क्लब। मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब। ठीक है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब, पारसी क्लब 1890 में बनता है। और 1890 से क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा क्रिकेट की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। तो याद रखिएगा, पारसी लोगों को क्रिकेट बहुत पसंद था। ठीक है, 90-90 साल के लोग हो जाते थे और क्रिकेट खेलने जाया करते थे। तो पारसी लोगों को क्रिकेट पसंद था, 90-90 साल के लोग भी जाते थे क्रिकेट खेलने। तो ये मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट हो गया क्लब। ठीक है, पारसी क्लब। आगे देखते हैं, असत्य कथन बताएं, चूज द फॉल्स ऑप्शन। रानी अवंतीबाई परियोजना जबलपुर में स्थित है। रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन जबलपुर। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। जबलपुर का जो आपका प्रोजेक्ट है वो रानी अवंतीबाई है, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर पर है। इस परियोजना के अंतर्गत कोलार बांध बना हुआ है। कोलार डैम इज बिल्ट अंडर दिस प्रोजेक्ट, ये गलत है। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कोलार नहीं मिलेगा, बरगी डैम मिलेगा। ठीक है, तो बरगी बांध बना हुआ है अवंतीबाई परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पे। ठीक है, तो आपका जो तीसरा है असत्य कथन बनाना है, तो इसमें असत्य कथन में रखिएगा केवल 3। ठीक है ना, असत्य कथन है आपका केवल 3। ये कोलार ना होके क्या है आपका बरगी डैम है, नर्मदा नदी पे स्थित है, जबलपुर में स्थित है, ये आपके दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सारे लोग जो है मुझसे पीडीएफ के लिए बोल रहे थे, तो आप एक नंबर लिख लीजिए 6261759209। ये नंबर लिख लीजिए और इस नंबर पे आप अपना नाम और हाय लिख के सेंड कर दीजिए, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा अदर जो कंटेंट्स रहेगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसको आप व्हाट्सएप पे हाय लिख के कर दीजिए, अपना नाम भेज दीजिए इस नंबर पे, तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। और अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।